हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आपने देखा होगा प्रत्येक ज़िले से अब लेटर निकलना शुरू हो गया रिक्ति यानी पद से संबंधित। और ये पद जैसा कि आपने देखा था पिछला वीडियोज़ हमने बनाया था, एक रिक्ति से संबंधित बताया था आपको। इस ज़िले में इतना रिक्ति लगभग बताया गया है और उसमें 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों हमने दिखाया था। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 1.29 लगभग 1,29,048 जैसा मुझे याद आ रहा है कि इतना रिक्ति बताया गया था। लेकिन इस रिक्ति को देखने के बाद शिक्षा विभाग को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ है। इसके संबंध में उन्होंने मीटिंग बैठाया था। मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, फिर से आप अच्छे तरीके से कीजिए, कुछ जगह एकरूपता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मेट दिया है जो प्रत्येक ज़िले से निकल रहा है और कहीं से ये लेटर 24 घंटे के अंदर जमा करना है, कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा कि 25 तारीख तक सबमिट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट डेट है 27 तारीख, यानी 27 जुलाई 2022 लास्ट डेट यही रखा गया शिक्षा विभाग की तरफ से। उस समय तक सारा डेटा उनके पास पहुंचना चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए उससे पहले सारा डेटा इकट्ठा करने की कोशिश किया जा रहा है। और साफ लिखा हुआ यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि ये किसके लिए, 7वें चरण के लिए है, यानी जो आगामी जो शिक्षक बहाली होने जा रहा है उससे संबंधित लेटर जारी ये कर रहे, लिख भी रहे। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ एकरूपता हमको इस फॉर्मेट में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें एक वास्तविक रूप से अच्छे तरीके से एक फॉर्मेट निकालना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है, अभी यहाँ का हम दिखा रहे हैं किसका है, ये बक्सर का है। बाकी सब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं कि इस तरीके से ये आरटी एक्ट वगैरह से है और यहाँ प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर देना, ये सारी चीज़ ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखा गया है और यहाँ जो भी मांगा गया है नियोजित शिक्षक की संख्या मांगा है, कार्यरत नियोजित शिक्षक की संख्या। अब यहाँ पे है क्या, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो पहले मांगा गया था कि विद्यालय के नाम, विद्यालय के नाम के बाद उसमें कितने नामांकित छात्र और छात्राएं हैं, उसके बाद कितने रिक्त पद हैं, ये मांगा गया था। अब वो लगा कि कुछ ज़्यादा है, न्यूज़पेपर का एक खबर के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कितने कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं उसके हिसाब से देख लेंगे और कितने लगेंगे ये खुद से हम आकलन कर लेंगे और खुद से मिला लेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, कुल कार्यरत नियोजित शिक्षक की संख्या मांगा है और विद्यालय के नाम इन्होंने लिख के मांगा है। थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ इन्होंने विद्यालय का नाम लिखा है और आगे फॉर्मेट में चलिएगा ये देखिएगा तो मोतिहारी का है। इन्होंने क्या जोड़ा है इसमें जोड़ा है विद्यालय के नाम के साथ छात्रों छात्राओं की संख्या, छात्र या छात्राओं की संख्या। तो देखिए ये भी मेंशन होता तो बहुत अच्छा होता है, छात्र और छात्राओं की संख्या भी होता तो बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है ना कि पता चल जाएगा कि कितने नामांकित छात्र छात्राएं, नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या इसमें मांगा गया है। तो एक ही फॉर्मेट होता तो अच्छा रहता। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी किसी ज़िले के पास ये डेटा होगा तो उन्होंने लेटर अपना नहीं निकाला होगा। इसलिए ये एक तरह से कहा जाए विस्तृत रूप से एक फॉर्मेट निकाला जा रहा है। फॉर्मेट में आपका सारा चीज़ लिखा हुआ मेंशन रहेगा कि हाँ इस विद्यालय में कितने नामांकित छात्र और छात्राओं की कितनी संख्या है और उसके बाद शिक्षकों की क्या रेशियो है। अब उसके हिसाब से ये क्या करेंगे, गणना कर लेंगे कि हाँ इतने पद रिक्त हैं। मुझे लग रहा है इस तरीके से करेंगे तो उन्हें लगता है कि वास्तविक रूप से हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने रिक्त पद हैं। और अगर आरटी एक्ट के अनुसार देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो लगभग 1.5 लाख से एबव ही होना चाहिए शिक्षकों की रिक्ति। मतलब पुराने डाटा से हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक बार आरटीआई किया गया था, उसमें रिप्लाई एचएस मिला था कि इतने पद रिक्त हैं। अभी हाल फिलहाल का तो हमने भी आरटीआई किया था लेकिन रिप्लाई नहीं आया था, लेकिन उसमें अगर पता चल जाता तो वास्तविक रूप से इतना रिक्ति होगा। लेकिन बहुत पहले न्यूज़पेपर में भी छपा था और हमने उस पर वीडियो बनाया भी था, उसमें अच्छा खासा रिक्ति दिखाया जा रहा था। तो अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो ये कम रिक्ति नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे विश्वास है। हम अपने विश्वास पे ये बात बता रहे हैं, ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। फिलहाल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कुछ एकरूपता नहीं है, कुछ इधर उधर है, तो वो ये डेटा मांग रहे हैं। वास्तविक रूप से ये डेटा उनके पास पहुंचना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि पता भी चलना चाहिए, हम इसको निगेटिव नहीं लेंगे। पता भी चलना चाहिए कि पंचायती राज और नगर निकाय में कितने नियुक्त शिक्षक हैं, जो भी आपका फॉर्मेट है उसमें कितने शिक्षक हैं और कितने छात्र और छात्रा जो हैं वो नामांकित हैं, यानी कितने छात्र जो छात्रा हैं वो आपके स्कूल में
कितने नामांकित हैं, ये डेटा वास्तविक रूप से जाना चाहिए, तब ओरिजिनल रूप से पता चल जाएगा कि हाँ इतने पद रिक्त हैं, और ये क्लियर भी होना चाहिए। और इन्होंने एक चीज़ लिखा, नामांकित, अच्छी चीज़ है कि यानी रजिस्टर में जितना नामांकन है उतना। मुझे लगता है कि ये डेटा उनके पास मेरे ख्याल से ऑनलाइन नहीं होगा, तो ऑनलाइन डेटा उनके पास नहीं होगा, लेकिन होना भी चाहिए। ऑनलाइन सारा चीज़ चल ही रहा है, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर का भी उन्हें निर्माण करना चाहिए कि उन्हें पता चल सके कि किस विद्यालय में कितने विद्यालय। एक तो ऑनलाइन पता चल जाए, कोड वगैरह तो आ ही गया कि ऑनलाइन पता चल जाए कितने विद्यालय हैं, फिर उसमें छात्रों की संख्या निश्चित रूप से उन्हें पता होना चाहिए पूरा। ये चल ही रहा पर डे के हिसाब से, मिड डे मील वगैरह 1 to 5 की चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ चल रहे हैं 1 to 5, 6 to 8 में, तो ये चल ही रहा है। तो वो सारी चीज़ देख के भी मुझे जहाँ तक लग रहा है निकल जाना चाहिए। फिलहाल ये विद्यालय से मांगा जा रहा है को अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से ये डेटा जरूर से जरूर हर हालत में अच्छे तरीके से पहुँचे, तो निश्चित रूप से वास्तविक रिक्ति का भी पता चल जाएगा। अब इसके बाद ये क्या कुछ करेंगे, 50% वाला भी जो मामला है वो क्या कुछ करते हैं, 6 to 8 में क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जल्द से जल्द डेटा पहुंच जाने चाहिए। इसके साथ ही एक दो बात और कहना चाहिए था कि जैसे में अब जो शिक्षक बहाली का कार्य जो चल रहा था 7वें चरण के लिए, वो 2-3-4 खेमे में बंटते जा रहे हैं। अपना अपना आंदोलन का डेट अलग अलग तरीके से जारी किया जा रहा है, बार बार इधर से उधर किया जा रहा है। जो देखा जाए तो सबका एक ही मकसद है, बहाली करवाना। तो ये बंटने से क्या फ़ायदा, लास्ट पड़ाव है, एकजुट रहिए, एकजुट होकर मांग कीजिए कि हाँ नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और शिक्षा विभाग, मुझे जहाँ तक लग रहा है, इस लेटर को ध्यान से समझिएगा। ऐसा लग रहा है, पहला ही लेटर हम लेते हैं, ऐसे हम आपको दिखा दें, मोतिहारी का है, इसमें कटिहार का है और आपका रोहतास सासाराम का है, तो ये सारे हैं। अगर इसमें स्पष्ट रूप से देखा जाए किसके लिए कार्य हो रहा है, डायरेक्ट लिखा गया प्रारंभिक शिक्षक नियोजन, प्रारंभिक 1 to 8 7वां चरण, यानी शिक्षक बहाली का प्रक्रिया को निश्चित रूप से उस पर कार्य तो चल ही रहा है, इसीलिए तो रिक्ति वगैरह का सारा चीज़ का गणना किया जा रहा है। और देखिए प्रतिवेदन कितने देर में इन्हें देना है, 24 घंटे के अंदर। तो अच्छा चीज़ है, निश्चित रूप से आपका कार्य चल रहा, निश्चित रूप से ये बहाली प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन आएगा ही। सरकार इस पे कार्य कर रहा है, थोड़ा सा देर हो रहा है, लेकिन सरकार को जो रिक्ति दिख रहा है, कुछ जिलों में उन्हें कमी देखना चाहिए, लेकिन उन्हें जैसे न्यूज़पेपर के हिसाब से बताया गया, उस मॉर्निंग में ही बनाया था, अधिक दिख रहा है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को समझना चाहिए और अच्छे तरीके से सारे जगह उन्हें विद्यालयवार नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या वास्तविक रूप से देना चाहिए, और कार्यरत शिक्षकों की भी संख्या उन्हें वास्तविक रूप से दे देना चाहिए। और जो भी ओरिजिनल रेशियो है उसको रखते हुए 30 बच्चों पे एक शिक्षक, 35 बच्चों पे जो भी शिक्षक हैं 6 to 8 में, उस रेशियो से रखते हुए जितने पद हैं उस पर नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए। उसके बाद नोटिफिकेशन निकालने के बाद आपका प्रोसेस आपका चलने लगेगा, शिक्षक बहाली 7वां चरण। और इसमें जो भी आप ग्रुप में अपना ग्रुप बना के बटे हैं, कटे हैं, देखिए ये चीज़ नहीं है कि आप किसी से कुछ पैसा इस समय लेके चाहे कुछ कर लेंगे। सबसे ज़रूरी है आपका एक ही मकसद है भी, होना भी चाहिए कि आप शिक्षक बन जाएं। शिक्षक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से पर मंथ आपको उतनी आय होगी। जितनी जल्दी शिक्षक बनेंगे उतना जल्दी आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। समझिए कि आपने अगर 6ठे चरण में हिस्सा लिया होगा और शिक्षक नहीं बने होंगे, और जो शिक्षक बन गए उनका देखिए सैलरी आ रहा है। अब प्रत्येक मंथ आएगा, जब फर्स्ट सैलरी में ही लेट होता है उसके बाद प्रत्येक मंथ आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो भी वहाँ के हैं पहले से टीचर, उन्हीं के साथ उनका सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उन्हीं के साथ ही थोड़ा इधर उधर निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएगा, और निश्चित रूप से सभी को सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सोचिए कि उस लेवल पे अगर आप चले जाते हैं, तो जो ये चीज़ है, इस चीज़ में अगर आपको दिखता है, उस चीज़ से थोड़ा अलग हटिए, थोड़ा स्वार्थ की भावना को कम कीजिए और एकजुट होइए। अगर कुछ घमंड है या कुछ रुस्वा है आप किसी से, या किसी की बातों से चोट लगा, उन सारे मनमुटाव को दूर करके एकजुट होके निश्चित रूप से बहाली पे आप लोग कार्य कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इससे होगा क्या कि एकजुट रहिएगा तो हमेशा एकता में बल रहता है, हमेशा एकता का जीत होता है, और हमेशा के लिए आप शिक्षक बन जाएंगे। मतलब 60 साल के लिए, जो इस समय का लास्ट आयु रखा गया है, 60 साल के लिए शिक्षक बन जाएंगे। उसके बाद उतने दिनों तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि घर कैसे चले, और जो भी आपका सपना था वो पूरा हो जाएगा। इस बातों को सोचते हुए, सभी अभ्यर्थियों का भविष्य देखते हुए एकजुट होकर कार्य कीजिए।
निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगा, निश्चित रूप से आपका सपना भी पूरा होगा। वैसे उतना लंबा चौड़ा हमको कहना नहीं था, कहना यही था कि 7वां चरण के लिए कार्य हो रहा है, 24 घंटे के अंदर देने से संबंधित लेटर आ रहा है। थोड़ा सा फॉर्मेट इधर-उधर देखने को मिल जाएगा फ़िलहाल, लेकिन एक ही चीज़ देना है कि डिटेल्स ये देना है कि जो भी कार्यरत शिक्षक है, उनका डिटेल्स देना है कि कितने शिक्षक हैं। विद्यालयवार शिक्षक की गणना हो जाएगी, फिर वहाँ छात्र शिक्षकों के नामांकित जो भी छात्राएँ हैं, उनका संख्या देख लिया जाएगा और उस संख्या के हिसाब से शिक्षक का देखने के बाद उसका अनुपात निकाल के जो भी रिक्त होगा उस पे बहाली प्रक्रिया मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, ये 27 तक सारा चीज़ अगर कंप्लीट होता है तो ऐसा लग रहा है कि 27 के बाद 28 देखिए कुछ ना कुछ तो इस मंथ के लास्ट तक कुछ ना कुछ आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने लिखा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आपको सोचना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, वो शेड्यूल से संबंधित हो या अदर कोई नोटिस हो या कुछ भी हो। और ये चीज़ क्लियर होगा आपको 27 से 28 के बाद निश्चित रूप से कुछ ना कुछ देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद 3-4 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ अनहोनी घटनाएँ नहीं घटती है तो फिलहाल गवर्नमेंट पॉजिटिव है और स्पष्ट तरीके से 7वां चरण लिखा भी जा रहा है, तो निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया आपका निश्चित रूप से सुचारू ढंग से शुरू हो जाना चाहिए, अगर कुछ अन्य मामला नहीं हो तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक यही कहेंगे कि एकजुट रहिए, बहाली के लिए कार्य करते रहिए। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।